मॉर्निंग क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकेंड ईयर इंग्लिश का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर इंग्लिश हमारे पास सिंध बोर्ड स्पेशली कराची बोर्ड जो है उसके पेपर के फॉर्मेट के मुताबिक 3 पार्ट्स उसके अंदर हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल सर राहील इंस्टीट्यूट को जो है वो सब्सक्राइब करें, साथ साथ जो है वो बेल आइकन है उसे जो है प्रेस कर दें ताकि जो हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। सेकेंड ईयर इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स का ये पेपर है। ये 3 आवर्स का पेपर और 100 मार्क्स का पेपर जो है वो डिवाइड हुआ है 3 बड़े सेक्शंस के अंदर, जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कहलाते हैं। जिसमें सेक्शन ए एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का है। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कहलाता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन जो है वो 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का है। जबकि सबसे लास्ट सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है और ये 30 मार्क्स का सेक्शन है, ये 30 नंबर का सेक्शन है। प्यारे बच्चों, ये जो 30 नंबर का सेक्शन है इसमें 3 सवाल हैं जिनमें से हर सवाल के 10-10 नंबर हैं, यानी तीनों में से हर सवाल के 10-10 से मिलाकर 30 नंबर इस सेक्शन के बन जाते हैं। ये 3 सेक्शंस हैं। ये जो तीसरा सेक्शन है, ये इस तीसरे सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन तो एसेज का आता है, मज़ामीन का आता है, 10 नंबर का एक ऐसे लिखना होता है, किसी भी हालात हाज़िरा करंट जो अफेयर है उससे रिलेटेड कोई एक ऐसे होगा। जबकि दूसरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर एक और सवाल जो है वो ग्रामर का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। जबकि एक और क्वेश्चन जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं, जिस पर हमने आज बात करनी है, वो जो है वो है पैसेज का क्वेश्चन। वो पैसेज क्वेश्चन है जिस पर हमने आज बात करनी है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर जो है नजर आ रही है जिस पर लिखा हुआ है टिप्स टू बेटर कॉम्प्रिहेंशन। टिप्स क्या होती हैं, क्या असूल है, रहनुमा असूल जिससे एक अच्छी कॉम्प्रिहेंशन बनेगी, एक अच्छी कॉम्प्रिहेंशन हम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छी कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं। इसको अगर आप पढ़ लेंगे, इसको अगर एक बार देख लेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। सेकंड स्लाइड के अंदर, अपनी स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड के अंदर आपको आपके पेपर में आने वाला एक खास क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस भी जो है वो करवाई जाएगी। पहला असूल, पहला तरीकाकार यह है कि अपनी इम्तिहानी कॉपी पर सवालात को कॉपी ना किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन जो है वो कॉपी करते हैं, आंसर्स लिखने हैं आंसर शीट पर, वो क्वेश्चन भी कॉपी करते हैं। तो ये जो है वो टाइम का वेस्टेज है, टाइम का वेस्ट है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये वह लाया जाता है इससे। वजह इसलिए कि खास तौर पर इस सवाल के अंदर अच्छी खासी जो है पूरा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ जो है वो मौजूद होते हैं। अगर आप उसको कॉपी करेंगे तो आपके पास आंसर का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से आपको जो है वो अपनी आंसर शीट पर क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना, सिर्फ सवाल नंबर डालें। अगर तो कोई मजीद हिस्सा हो तो वो भी सवाल नंबर के साथ डालें। मसलन सवाल नंबर अगर 7 है तो उसका अगर जुज नंबर 1 है या ए है या सब पार्ट उसका जो है वो 1 है या ए है, तो ये ऐसी एक और बात आपको शेयर करनी है, वो ये है कि यहाँ थीम मौजूद होती है इस क्वेश्चन में, जिससे ये पता लगता है कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो हम बाद हालात में ऐसा भी होता है, पता नहीं रहता कि पैसेज किससे मुतालिक है, लेकिन होगा क्या कि जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस होगा वो हमेशा जरूरी नहीं कि पैराग्राफ के शुरू में ही हो। आप उसको 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैराग्राफ, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, जो कि असल थीम होगी उसकी। ये याद भी रखिए, अपने ज़हन में रखिए, बच्चों के मुश्किल अल्फाज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत अल्फाज के मायने नहीं आते तो आप जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, से आपको सवाल का उसके हवाले से उसके मायने पता लगा सकते हैं।
पूरा पैसेज पढ़े आपको पता लग जाएगा कि किसके बारे में है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत थॉरली इसको 1 दफा 2 दफा 3 दफा पढ़ना पड़ेगा। कम से कम भी एटलीस्ट 2 दफा आपको पढ़ना ही है। अगर किसी सवाल के 2 या 3 हिस्से हैं तो पहले पूरा सवाल पढ़ें, इसके हिस्सों का जवाब बाद में दें। यानी इसका मतलब ये है कि जो जो हिस्से आ रहे हैं उनको आपने पहले के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद। इसके बाद एक और गाइडलाइन है कि आप मुश्किल जुमलों का ज़हन में सारा जुमले में इजहार करें, यानी इनको आसान करके समझें या रफ अमल में दोबारा लिख लें। तो ये भी कभी कभार कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं और वो बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप क्या करें, उनको जरूर नहीं कि आपने बहुत मुश्किल लिखना है, आपने सादा लिखिए, बस सही लिखिए। कभी कभार स्टूडेंट जो है वो मतबादी जवाब मुख्तलिफ मायने के साथ देते हैं, यानी मिसाल के तौर पर किसी पैसेज का टाइटल उनको समझ में जो आया है उन्होंने वो भी लिख दिया और उसके अलावा 1 2 3 ऑप्शन और भी लिख दिए कि ये भी हो सकता है, तो उनको ये लगता है कि ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो हमेशा सीक्वेंस वाइज आंसर्स को जो है टिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 3 क्वेश्चन आपसे मांगे हैं और आपने 3 की जगह 6 लिखे हैं, तो वो शुरू के 3 चाहे वो सही है या गलत है वो उसके ऊपर मार्क्स देंगे। बच्चे तीनों को जो उसके बाद है 3 के बाद जो चौथे से 5वें 6ठे उन सब के ऊपर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे और मार्क्स भी उन्हीं के मिलेंगे जो कि आपके स्टार्ट के शुरू के जवाब होंगे। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, कोई रूटीन, तो उसके तमाम फॉर्मूले मायने लिखिए। अल्फाज के लघु यानी ग्रामेटिकल भी और इस्लाही मायने में भी आपने फर्क करना है। रोजमर्रा मुहावरों और फ्रेजल वर्ब्स को अपनी मालूमात में ज्यादा करें, क्योंकि ये अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि फ्रेजल वर्ब्स जो है वो दिए गए होते हैं या इडियोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इडियम्स दिए गए होते हैं। अगर आपके उन पर जो है वो कमांड नहीं है तो आपको जो है वो पैसेज को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और गाइडलाइन आपके पास ये है कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन किसी सवाल का जवाब देते हैं तो आपको चाहिए कि अपने ख्यालात का इजहार अपने अल्फाज में करें। बाद में आप पैसेज में से अल्फाज को कोट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोट कर सकते हैं, आप चाहें तो पैसेज से जो है वो एज इट इज उसकी कुछ लाइन्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। जब किसी अल्फाज के मायने लिखें तो सही पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करें कि वो क्या है, जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं, जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं, कि वो आया नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, क्या है, आपने इसको एग्जैक्ट लिखना है। अगर पैसेज के बारे में नोट्स बनाना बेहतर हो तो सर ये मालूम हो सकता है कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, नोट्स बनाने से, लिख लेने से। एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं सर और पढ़ने के अलावा आप अपना एक और सेंस इस्तेमाल करें कि आप लिख भी रहे हैं, तो लिखने से ये होता है कि आपका अंदाजा होता है कोई चीज़ आपकी रह तो नहीं गई। मुख्तलिफ जगहों के नीचे मुख्तलिफ तरह पेंसिलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पॉइंट्स को आपको समझाने के लिए ये बताएं, ऐसा ना करें कि आप हर ही मार्कर का इस्तेमाल कर लें या हर ही कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर लें। कुछ कलर पेंसिल ऐसी हैं जो कि खास सिलेक्टेड है, जैसे कि हमारा एग्जामिनर जो है वो कॉपी करता है वो रेड कलर का पेन इस्तेमाल करें तो आप रेड कलर का इस्तेमाल ना करें, रेड मार्कर का इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही रीचेकिंग करने के लिए जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो ग्रीन कलर का जो है वो मार्कर या पेन जो है वो यूज करते, तो कोशिश करेंगे ग्रीन का इस्तेमाल भी ना किया जाए। वैसे एडवाइस तो ये कि आप ब्लैक और ब्लू जो है उसका इस्तेमाल करें, और अगर उसको अंडरलाइन कर देंगे तो वो हाईलाइट हो जाता है। याद रखिए कि आपके जवाब मुख्तसर और मुकम्मल होने चाहिए, यानी कंसाइज हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, बेहतर हो, अच्छे हो। आप मुकम्मल बात को चंद अल्फाज के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के सवाल का जवाब 1 या 2 छोटे और बड़े जुमले का मुश्तमिल होना चाहिए। अच्छे तलबा या अच्छे स्टूडेंट जो मुख्तसर और जामे तौर पर जवाब देते हैं, इस बात को याद रखिए। आपने पेजेस नहीं भरने हैं। आमतौर पर बहुत सारे बच्चों का ख्याल होता है कि शायद अगर मैं 5 6 7 8 10 पेजेस भर दूंगा तो मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट हो, बेहतर हो, सही जवाब हो। आपको बाकायदगी से करना चाहिए। ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए सबसे आसान और बेहतरीन और बहुत ही बेहतर हिकमत अमली है। और ये जो आपको हिदायत दी गई है, टिप्स बताई गई हैं, इनको पढ़कर कॉम्प्रिहेंशन में बहुत इजाफा आपकी हो सकता है और आप बेहतर तरीके से ज्यादा मार्क्स से सवाल के जवाब दे सकते हैं। ये वो सारी गाइडलाइंस, वो प्रिंसिपल्स थे जिन पर
अमल कर आप अपने 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को बोर्ड के अंदर आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर आपका आइडिया, आपका सेंस जो है वो क्या हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है। अब हमने अगली स्लाइड की जाने बढ़ना है और जैसे मैंने आप सर्च किया था वीडियो के स्टार्ट में कि बच्चों हमने 2 चीजों में कॉम्पिटिशन की गाइडलाइन डिस्कस की और अब आप ही के 5 इयर्स या 10 इयर्स या 25 इयर्स के पेपर्स में आने वाले जो पैसेजेस हैं उन पैसेजेस पे बात कर रही हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आगाज कर रहा हूँ, इब्तिदा कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर इंग्लिश है सबसे पहली चीज। कॉम्प्रिहेंशन हम कर रहे हैं पैसेज का और उसके बाद फिर सर इंस्टीट्यूट और कॉमर्स एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से हम आपसे बात कर रहे हैं। पैसेज 1 है, मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। पैसेज 1 है, ये आप ही की तरफ से जो है वो 5 ईयर 10 ईयर से जो है वो दिया गया है। क्या लिखता है सुनिएगा। वेल्थ इज ग्लैमर फॉर ऑल इन द मॉडर्न डेज, ऑल आवर एनर्जीज एंड ब्रेन्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मटेरियल एडवांसमेंट। नेचर इन ऑल हर मैग्निफिकेंस may be around us, but we do not care for her. Our eyes, our hearts, our brains, our feelings and our passions are engrossed in hoarding glittering coins and not appreciating gorgeous and beauteous aspect of nature. A sordid boon, a sorry and ignorable bargain, the giving away of the eternal in us for the transitory, the divine for the merely gross and earthly. We no longer feel that nature is the anchor of our purest thought, the nurse and the guide, the guardian of our heart and the soul of our moral being. If we give up our materialistic attitude and utilitarian outlook and turn to nature, we find and feel that we have intimate relation with nature. It is an undeniable fact that we can bypass nature, but we can't escape the influence of nature. मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने पेपर्स, पास पेपर्स में ये पैसेज मौजूद था जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रीड किया है। अब इस पैसेज को रीड करने के बाद इसके क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फेल टू अप्रिशिएट नेचर। अब मैंने पैसेज पढ़ा, पेपर के अंदर तो पैसेज आपके सामने होता है, यहाँ मेरे पास स्लाइड्स हैं, तो अगर किसी ने मेरे साथ रीड भी किया या मेरे साथ देखा भी तो उसको भी याद नहीं रहेगा कि ये जो है वो कहाँ से आया, ये कौन सी लाइन में था इसका आंसर। तो मैं आपकी आसानी के लिए सवाल भी लिखे हैं, अगली स्लाइड में इसके जवाब भी लिखे हैं। ऐसे ही पहले सवाल के बाद व्हाई डू वी फेल टू अप्रिशिएट नेचर, एक सवाल और है और वह है व्हाट इज आवर रिलेशन विद नेचर। हमारा नेचर के साथ, फितरत के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। एक और सवाल है, गिव द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और कुछ फ्रेजेस और अंडरलाइन वर्ड्स उसके मीनिंग देने थे। तो कौन कौन से थे? एक था engrossed in hoarding glittering coins, a sordid boon, ऐसे एक था utilitarian। ये 3 थे। और ऐसे चौथा एक सवाल और है, और अगर उसका नेचर समझेगा, मैं इनके नेचर ही बताता हूँ। नेचर is our guide as she leads us to the right path and prevents us from going astray, right to or false। पहले बच्चों, पहले वाले सवाल का जवाब जो है वो फेल टू अप्रिशिएट नेचर, ये हमने पैसेज से ही देना है, पैसेज में जो हमने कंटेंट था उससे देना है। ऐसे ही व्हाट इज योर रिलेशन विद नेचर, इसका जवाब भी पैसेज से आपको देना है।
पैसेज में जो अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेस थे उनके आंसर देने हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब उसके अंदर ये नहीं कह रहे कि इसका आंसर दो, दूसरे ये कह रहे कि क्या ये जो बात लिखी है कि नेचर इज अ गाइड as she leads us to the right path and prevents us from going astray, क्या ये राइट है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? वहां से आपको देखना है कि जो बात की गई है कि आया सच है या झूठ है, सही है या गलत है, ये आपको देखना है। और आप इसके लिए आंसर में कुछ नहीं लिखना, कोई बात नहीं सिवाय इसके कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये लिखना है। ये सवाल है। एक सवाल और भी आता है, तो वो यहाँ पे कि पैसेज का टाइटल बताएं। टाइटल बताइए कि इस पैसेज का टाइटल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। वो कौन सी बात है जो बार बार जो रिपीट हो रही है, वो कौन सी चीज है जो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है, जो बार बार बयान की जा रही है, बार बार बताई जा रही है, कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा लफ्ज है? अभी आपसे पूछते हैं, आपसे भी डिस्कस करते हैं। इन 5 सवालों के जवाब हमें देने हैं। इन सवालों को एग्जामिनेशन कर लेने के बाद दोबारा से पैसेज 1 जो है वो इस स्लाइड में दिया गया है। और देने की वजह अगर आप देखें तो आपको बताएगा अंडरलाइन वर्ड्स भी नजर आ रहे हैं। अंडरलाइन वर्ड्स के अलावा आपको जो है पैसेज दोबारा से दिया जा रहा है। पहला सवाल क्या था, देखें व्हाई डू वी फेल टू अप्रिशिएट नेचर, तो आपके पास 2 नंबर दिया गया। दोबारा आपके पास पैसेज जो दिया गया ताकि आप इसका जवाब यहां से ढूंढ पाए। इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो एक और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन विद नेचर, इसका आंसर भी अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा पैसेज दिया गया है ताकि आप इसका जवाब ढूंढें कि हमारा रिलेशनशिप क्या है नेचर के साथ, हम क्यों फेल हो जाते हैं नेचर को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये शुरू के 3 या 4 लाइनों में इन दोनों सवालों के जवाब मौजूद है। ऐसे ही अंडरलाइन वर्ड और फ्रेजेस जो है इसके आंसर बताने, एक बार और बताना है और वही है, एक लाइन और बतानी है, एक आंसर और बताना है। वही ये है कि जो बात बताई गई है क्या वो आया सच है या झूठ है, सही है या गलत है, वो भी बताना है। उसका जवाब भी यहाँ पर मौजूद है। फिर ऐसे इसका टाइटल बताना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों कौन सा ऐसा लफ्ज है जो बार बार इस्तेमाल हुआ है, ये किससे मुताल्लिक है, तो हमने 2 दफा इसको देखा है, पढ़ने की कोशिश की है, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए किससे रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए क्या है, इसके आंसर्स भी इसी पैसेज से दे दिए गए। व्हाई डू वी फेल टू अप्रिशिएट नेचर, इसका आंसर यहीं से दे दिया गया। क्या दिया गया, पैशंस ऑलवेज क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ अचीविंग समथिंग, therefore one can use his energy in dreaming, so he does not care the nature. Due to all desires and passions he failed to appreciate nature. इसी पैसेज से इसका जवाब जो है वो दिया गया है। अगला देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था पहले भी वीडियो के अंदर के आपने बहुत लंबे लंबे जवाब नहीं लिखने हैं, क्योंकि इसके आंसर याद रखो हमेशा बच्चों, आंसर जो है वो डिपेंड करते हैं मार्क्स के साथ, ये रिलेट करते हैं मार्क्स के साथ। अब मिसाल के तौर पर किसी सवाल का नंबर जो है वो 1 है और आप उसके अंदर 5 पेजेस लिख रहे हैं, इवन 1 पेज भी लिख रहे हैं, 1 पैराग्राफ भी लिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ सेंस वाली बात है। आपने जो है वो उतना ही लिखना है जितने उसके मार्क्स हैं, उसके आधार से आपने लिखना है। ऐसे अगला सवाल था, व्हाट इज द रिलेशन विद नेचर, तो उसके अंदर आपका आंसर क्या है, वी हैव इंटीमेट रिलेशन विद नेचर because the nature is the anchor of purest thought. ये इसका जवाब है कि जो नेचर है वो एंकर है। कभी आपने वो शिप देखा हो पानी का, उसको रोकने के लिए एक चीज जो है वो समंदर में डाली जाती है, कुंडा जैसा डाला जाता है, उसको एंकर कहा जाता है। एक और सवाल, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो एक फ्रेज दिया है, एनग्रॉस्ड इन होल्डिंग ग्लिटरिंग कॉइन्स, इसके मीनिंग जो है वो है शाइनिंग डिजायर्स एंड ड्रीमिंग थॉट्स। अब ये कैसे पता लगेगा, देखिए ये कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये भी बताते चलो आपको कि इंग्लिश का जो पेपर है ये सेकेंडरी इंग्लिश आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, तो बच्चों को सिर्फ एक जस्ट फॉर एन आइडिया 25 ईयर्स आजकल पास पेपर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस और आर्ट्स के
जो 10 ईयर्स 25 ईयर्स के पास पेपर्स हैं उन्हें भी देखें, उसमें भी मुख्तलिफ पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन जो है उनको स्टडी करें, उन्हें पढ़ें, उनके जवाब देखने की कोशिश करें। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं सर हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, मैं समझ में नहीं आ रहा, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3, 4, 5 देखिए बच्चों, जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे इतना सीखने का मौका मिलेगा। तो जब आप एक फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस भी अगर आप देखें, रिव्यू करें मेरे बच्चों, तो आपको नजर आएगा कि मुख्तलिफ पैसेजेस वहाँ पर वही 10 या 25 ईयर्स के पैसेजेस जो है वो मौजूद होते हैं। तो वो 25 ईयर्स के जो पैसेजेस हैं वो उसमें मौजूद होंगे, नजर आएंगे आपको। तो आपने क्या करना है, आप उनको देखते देखते बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, उन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये इसका इन डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग कहाँ से लेकर आए, कैसे याद करें, तो बच्चों उसके लिए थोड़ा सा स्टडी जो है वो करना पड़ेगा। एक और वर्ड था सॉलिड बोन, उसका मतलब होता है प्रोसेस व्हिच डज नॉट गिव अ पॉजिटिव अप्रोच। एक ऐसा अमल जो कि पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सेंस नहीं देता, उसको सॉलिड बोन कहा जाता है। एक और था और वो था यूटिलिटेरियन, और यूटिलिटी से लफ्ज निकला है जिसके मायने होते हैं बेनिफिशियल, जिसके मायने होते हैं बेनिफिशियल, आपके फायदे के लिए जो चीज होती है वो। ऐसे ही एक और सवाल था जिसमें था ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है। तो उस पर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो क्वेश्चन है वो है नेचर इज अ गाइड एज शी लीड्स अस टू द राइट पाथ एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे। ये राइट ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम इस टॉपिक के अंदर आपको तो आंसर ही वैसे पता लग गया होगा, तो कि किससे बता देंगे। वैसे ये इसका जो जवाब है वो क्या है, वो ट्रू है, बिल्कुल सही, वो ट्रू है। लास्ट रह गया है क्वेश्चन, और वो रह गया कि इसका टाइटल बता दीजिए। तो टाइटल क्या है, हमने इतनी सारी बातें की, इवन इसी से ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इसमें भी आपको पता लग रहा है कि वो पूरा सेंटेंस किससे मुताल्लिक है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जो बेसिक आंसर होना चाहिए, जो हमने बहुत डिटेल में बात की, पढ़ा, उसको रीड किया, बार बार इतना धीमे अंदाज से डिस्कस करते रहे, तो उसका जो आंसर है वो क्या है, वो है नेचर। तो टाइटल जो है पैसेज के लिए क्या है, वो है नेचर एज ए गार्डियन। आप चाहे तो सिर्फ नेचर भी सकते हैं, ठीक है ना, टाइटल के अंदर, तो लेकिन ये कि हमने इसको प्रॉपर करने के लिए नेचर एज ए गार्डियन जो है वो इसका जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया। आज की क्लास जो उसका इख्तिताम यहीं पर करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो और बात करेंगे। या देखिएगा पैसेजेस अभी एंड नहीं हुए हैं, अभी हमारे पैसेज की और प्रैक्टिस के लिए और टॉपिक जो है वो करना है। पैसेजेस अभी एंड नहीं हुए, हमारे पास नंबर ऑफ पैसेजेस है, तकरीबन मेरे पास इसकी सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे, तकरीबन 10 पैसेजेस हम करेंगे, साइंस से भी, कॉमर्स से भी और आर्ट्स से भी, ताकि जो है क्या हो, हमें एक आइडिया हो जाए, हमें एक सेंस हो जाए कि पैसेजेस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। और देखिए ये फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब करेंगे तो पहले प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको जो है परफेक्ट कर देती है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें सीखने का मौका मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइव लेक्चर्स जो है हमारे हो रहे हैं, अगर किसी बच्चे को वैसे चाहे तो इसके नीचे भी जो है वो जो मैसेजेस के अंदर नीचे आप चाहे तो कमेंट्स में डाल सकते हैं, नहीं तो जो है वो आप जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, अटैच हैं, वो जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। और जूम पे जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें ये आपके पास एक गाइडलाइन है, और उन लेक्चर्स में आप ये है कि आप उसमें आप क्वेश्चन आंसर भी जो है वो टीचर से कर सकते हैं, सवाल जवाब जो है वो कर सकते हैं लाइव सेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह सीखने का मौका और मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।